हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 6 पूर्वी सीमांत असम। तो आप लोग अपने अपने बुक्स निकालिए और आइए पाठ में चलते हैं। पेज नंबर 38, लेसन 6 पूर्वी सीमांत असम। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्वी सीमांत असम। कुछ लोग ऐसे दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। कुछ हरा भरा वन प्राण मानते हैं जहाँ गेंडे, हाथी, चीते और बाघ घुमा करते हैं। कुछ इसे कामरूप की जादूगरनियों का देश समझते हैं जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। कुछ ब्रह्मपुत्रों का प्रदेश जो नाना जातियों के गीतों से गूंजता रहता है। पौराणिक कथाओं में इनका नाम प्रागज्योतिष मिलता है। कभी इसे कामरूप कहा जाता रहा है और आज यह असम कहलाता है। कालिदास ने रघुवंश में इसे लोहित कहकर पुकारा है। तो क्या लिखा है? ये दरअसल एक निबंध है। पूर्वी सीमांत असम, ये जो आप लोगों का पाठ है, ये दरअसल एक निबंध है। इसमें असम प्रदेश का वर्णन किया हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है लेखक ने? हमारे असम प्रदेश को कुछ लोग क्या समझते हैं? दुर्गम से पर्वत, भयंकर भूकंप और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। और कुछ लोग इसे हरा भरा वन प्राण मानते हैं जहाँ गेंडे, हाथी, चीते आदि तरह तरह के जानवर घूमते हैं। और कुछ इसे जादूगरनियों का देश भी समझते हैं जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। कुछ ब्रह्मपुत्रों का प्रदेश जो नाना जातियों के गीतों से गूंजता रहता है। और कुछ लोग क्या समझते हैं? ये ब्रह्मपुत्रों का प्रदेश है जहाँ नाना जातियों के गीत गूंजता है। पौराणिक कथाओं में असम का नाम है प्रागज्योतिषपुर और कभी इसे कामरूप भी कहा जाता था। कभी इसे कामरूप भी कहा जाता था और आज यो क्या कहलाता है? असम। कालिदास के महाकवि कालिदास के रघुवंश में इसे लोहित कहकर भी पुकारा है। तो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ 2। प्रत्येक नाम का कोई न कोई अर्थ है। असम नाम बहुत नया है। बर्मा की ओर से आने वाली आहोम जाति ने इस प्रदेश पर कुछ 100 वर्ष तक शासन किया था। उसी आहोम शब्द से यह असम बना है। यहाँ के निवासी इसका उच्चारण आहोम ही करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच असम है, ऊषा निशा है। तो लेखक ने क्या कहा है? असम नाम बहुत नया है और बर्मा की ओर से आने वाली आहोम जाति ने इस प्रदेश पर 100 वर्ष तक शासन किया और उसी आहोम शब्द से यह असम बना है। और यहाँ के निवासी इसका उच्चारण आहोम ही करते हैं। और भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच असम है। असम मीन्स असमान, ऊषा निशा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आए अभी पैराग्राफ 3 में, पेज नंबर 39। असम में नाना जातियों का संगम हुआ है। 100 से ऊपर बोलियां बोली जाती है। तो क्या कहा है? असम में नाना जातियों का संगम। नाना जाति असम प्रदेश में रहते हैं और नाना भाषा बोली जाती है। 100 से ऊपर भाषा बोलियां बोली जाती है। तो इन सब के रीति रिवाज अलग अलग है। कभी यह सभ्य तांत्रिकों का प्रभाव था। कामाख्या देवी की पूजा इसका प्रमाण है। तो क्या कहा है? सबके रीति रिवाज, असम प्रदेश में जो लोग रहते हैं उन सब लोगों का रीति रिवाज अलग अलग है। और कभी यह शैव तांत्रिक का प्रभाव था और इसलिए कामाख्या देवी की पूजा इसका क्या है? प्रमाण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यह बहुत दिनों तक रहा। यह धर्म तिब्बत और चीन यहीं से होकर आया और
तिब्बत और चीन से होकर बौद्ध धर्म भी असम प्रदेश में आया और बौद्ध धर्म का भी असम प्रदेश में प्रभाव है। 15वीं सदी में शंकरदेव ने इस प्रदेश में वैष्णव धर्मों का प्रसार किया। स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 15वीं सदी में शंकरदेव ने इस प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रसार किया। ये जानकारी आप लोगों को आगे आकर भी काम आएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। मुसलमानों के साथ इस्लाम और अंग्रेज़ों के साथ यहाँ ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। और क्या कहा है? मुसलमानों के साथ इस्लाम और अंग्रेज़ों के साथ यहाँ ईसाई धर्म का भी प्रवेश हुआ। पहाड़ी जनजातियों में विशेष रूप से ईसाई धर्म फैला। और ईसाई धर्म कहाँ फैला था? पहाड़ी जनजातियों के बीच। उनके अपने आदिकालीन धर्म और तंत्र भी कम रोचक नहीं है। इस प्रकार असम नाना धर्म और मान्यताओं का विचित्र गुलदस्ता है। तो लेखक ने क्या कहा है? असम में नाना धर्म और मान्यताओं का गुलदस्ता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आइए अभी पैराग्राफ 4 पर। यहाँ लेखक ने क्या लिखा है? इस प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का प्रमुख स्थान है। क्या कहा है? असम प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का प्रमुख स्थान है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। उड़ते हुए बादलों के नीचे सुनहरे खेतों के बीच फसला काटती हुई असमिया बाला जब गीत गाती है तो यो सारी घाटी मंत्रमुग्ध हो उठती है। तो लेखक ने क्या कहा है? असम प्रदेश का जो महिला है वो उड़ते हुए बादलों के नीचे सुनहरे खेतों में जब फसल काटती है और गीत गाती है तो सारी घाटी मंत्रमुग्ध हो उठती है। उनका पहनावा भी बहुत सुंदर है। मेखला, छाती ढकने वाली चादर और शाल, इसका लाल बूटेदार किनारा और मूंगा। तो महिलाओं का पहनावा कैसा बोला है लेखक ने? मेखला, छाती ढकने वाले चादर, मतलब मेखला चादर जो असमिया महिला पहनती है, और शाल, इसका लाल बूटेदार किनारा और मूंगा। रेशम और कपास के सभी घरेलू वस्त्र ये स्वयं करघंग में बुनती है। तो रेशम और कपास के सभी घरेलू वस्त्रों कहाँ बुनते हैं? करघंग में। करघंग मतलब आप लोग करघंग मतलब समझते हो? तो करघंग मतलब है वो जो हम लोग कहते हैं तात। असमिया भाषा में हम लोग कहते हैं तात। तातत कपूर बुइसे, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तात। तो गांधी जी ने कहा था असम की नारी जन्मजात बुनकर है। तो गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था असम की नारी जन्मजात बुनकर है। वो करघंग पर कविताएं बुनती है। वो क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? असम की नारी जन्मजात बुनकर है और वो करघंग में कविताएं बुनती है, तात में कविता रचना करती है। सुंदरता को हानि पहुँचाए बिना उसे अपने पहनावे में मितव्ययिता का व्यवहार किया है। काम करते समय ये पेटीकोट और लंबी बाहों वाली समीज पहनती है। पेटीकोट पर सुंदर पट्टा बांधने का नियम है। रंग इन्हें भी प्रिय है। तो क्या लेखक ने क्या लिखा है? मतलब असमिया महिला का जो पहनावा है उनका वर्णन किया है यहाँ पर। पेटीकोट पर सुंदर पट्टा बांधने का नियम है और रंग इन्हें भी प्रिय है। यहाँ यह मान्यता है कि जो लड़की नाचना और बुनना नहीं जानती वो कुछ नहीं जानती। तो असम प्रदेश में क्या मान्यता है? जो लड़की नाचना और बुनना नहीं जानती वो कुछ नहीं जानती। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग आइए पेज नंबर 30। पेज नंबर 30। तो यहाँ पे 5th पैराग्राफ में क्या लिखा है लेखक ने?
नृत्य, गीत, संगीत के क्षेत्रों में, इसीलिए यह प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। वैसे भेसे लड़ाना भी युवा एक मनोविनोद है, लेकिन इनका प्रमुख त्यौहार बिहू है, जो युवा की संस्कृति का प्रतीक है। तो लेखक ने क्या कहा है, नृत्य संगीत के क्षेत्रों में असम प्रदेश किसी से पीछे नहीं है, और भेसे लड़ाना युवा का मनोविनोद है, और प्रमुख त्यौहार, असम प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है बिहू, जो युवा की संस्कृति का प्रतीक है। बिहू उत्सव 3 प्रकार के होते हैं, काति बिहू या कंगाली बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, बोहाग बिहू या रंगाली बिहू। तो रंगाली बिहू इन तीनों में प्रमुख है। इन तीनों बिहू में प्रमुख रंगाली बिहू है। यह बसंत के अवसर पर मनाया जाता है, और यह पुराने वर्ष को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करता है। तो रंगाली बिहू क्या करते हैं, पुराने वर्ष को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करते हैं। मतलब रंगाली बिहू असम प्रदेश में हैप्पी न्यू ईयर की तरह मनाए जाते हैं। हम लोग जैसे 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही रंगाली बिहू को हैप्पी न्यू ईयर की तरह ही असमीज लोग मनाते हैं। इसके 3 भाग हैं, गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। तो रंगाली बिहू का भी 3 भाग है, गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। और शेष भारत की तरह असम भी कृषि प्रधान है। तो असम कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए गाय बैलों की सेवा करना स्वाभाविक है। गौ सेवा के पर्व का नाम है गुरु बिहू। तो गौ सेवा के पर्व का नाम क्या है, गुरु बिहू। नववर्ष के पहले दिन मानुष बिहू होता है। नववर्ष के पहले दिन को क्या कहते हैं, मानुष बिहू। इसमें सब सोते अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, और मानुष बिहू के दिन सब सोते अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, पावसू के आशीर्वाद लेते हैं, और नामघर में इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो जब प्रकृति आनंद मनाती है तो व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है। वो नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मस्त हो जाते हैं। सब लोग घर घर जाकर हुस्सरी गीत गाते हैं। तो लेखक ने क्या कहा है, जब प्रकृति ही आनंद मनाते हैं तो व्यक्ति कैसे चुप रहता है। इसलिए वो नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मस्त हो जाता है और घर घर में जाकर हुस्सरी गीत गाते हैं। बिहू नाच में युवक युवतियाँ समान रूप में भाग लेते हैं, और बिहू नाच में मतलब बिहू डांस में लड़का लड़की सब लोग समान रूप से भाग लेते हैं। पहले कैसे भी गीत गाए जाते रहे हैं, लेकिन शंकरदेव के बाद पवित्र कीर्तन के गीत ही अधिक गाए जाते हैं। तो क्या कहा है लेखक ने, पहले जो भी गीत गाए जाते रहे, लेकिन शंकरदेव के बाद पवित्र कीर्तन के गीत ही अधिक गाए जाते हैं। वैशाख में 7 दिनों तक यह त्यौहार चलता है। जाति धर्म वर्ण सबसे ऊपर होकर यह असमिया जाति की एकता और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। तो लेखक ने क्या कहा है, जाति धर्म वर्ण सबसे ऊपर होकर यह असमिया जाति की एकता और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है, और यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। बांसुरी का मादक संगीत भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। वैष्णव नाथ का प्रसार महापुरुष शंकरदेव ने किया था। क्या कहा है, बांसुरी का मादक संगीत भी असम प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है, और वैष्णव नाथ का प्रसार महापुरुष शंकरदेव ने किया था। बिहू नृत्य इस प्रदेश की विशेषता है। इस प्रदेश की विशेषता क्या है, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य यहाँ के निवासी हंसमुख और संतोषी है। पुरुष केवल धोती पहनते हैं और सर्दियों में कंधों पर चादर डाल लेते हैं। तो पुरुष केवल क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और सर्दियों में कंधों पर चादर डाल लेते हैं। यहाँ का प्रमुख भोजन दाल भात और मछली है। तो असम प्रदेश का प्रमुख भोजन क्या है, मतलब मेन डिश क्या है, दाल भात और मछली। तो तंबाकू और शिकार के ये बहुत शौकीन है, और असम प्रदेश के लोग तंबाकू और शिकार के भी बहुत शौकीन हैं। पान ये लोग बहुत खाते हैं, पर बिना कट्ठे का। और पान ये लोग बहुत खाते हैं, लेकिन बिना कट्ठे का। सुपारी खाते हैं और खूब खाते हैं। घरों में
बत्तखें पालते हैं। नाना जातियों के कारण जो भिन्न प्रकार के रीति रिवाज दिखाई देते हैं वे अब आधुनिक सभ्यता के कारण मिटते जा रहे हैं। तो लेखक ने क्या कहा है, नाना जातियों के कारण जो भिन्न प्रकार के रीति रिवाज दिखाई देने लगे हैं, इसलिए आधुनिक सभ्यता के कारण भिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज दिखाई देते थे, मतलब जो पहले दिखाई देते थे, वो अभी आधुनिक सभ्यता के कारण मिटते जा रहे हैं, मतलब खत्म हो रहा है। आप आइए आप लोग पेज नंबर 31। तो असम आधुनिक हो रहा है, इसी क्रम में अनेक भाषाओं और बोलियों के मेल से असमिया का जन्म हुआ है। तो लेखक ने क्या कहा है, असम अभी आधुनिक हो रहा है और इस क्रम के वजह से भाषाओं और बोलियों के मेल से ही असमिया का जन्म हुआ है। यो इस प्रदेश की मुख्य भाषा है। तो असमिया इस प्रदेश की मुख्य भाषा है। लिपि बांग्ला के समान है लेकिन उच्चारण में बहुत भेद है। मतलब असमिया भाषा की जो लिपि है वो बांग्ला के समान है लेकिन उच्चारण में बहुत अंतर है। स का उच्चारण ये ख की तरह करते हैं और स का स बोलते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। असम के उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है और पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल है। अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर पूर्व में है। तो लेखक ने इसमें असम की भौगोलिक दिशाओं का भी वर्णन किया है। क्या कहा है, असम के उत्तर में क्या है, भूटान है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। असम के उत्तर में क्या है, असम के उत्तर में है भूटान, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पूर्वी में नागालैंड और मणिपुर और पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। तो अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर पूर्व में है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाला ब्रह्मपुत्र बहुत लंबा, गहरा और चौड़ा है। यो बार बार बिफर कर यहाँ के निवासियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेता रहता है। फुसाल ने कितना ही बार इसके भूगोल को बदला है। इसके नगर और कस्बे अधिकतर ब्रह्मपुत्र नद के किनारे पर ही बसे हुए हैं। तो लेखक ने क्या कहा है, तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाला ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं और बांग्लादेश जाने वाला है। तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाला ब्रह्मपुत्र क्या है, बहुत लंबा, गहरा और चौड़ा है। तो यो बार बार बिफर कर यहाँ के निवासियों को सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। मतलब बार बार जो बाढ़ आते हैं, असम प्रदेश का मुख्य जो समस्या है वो है बाढ़ की समस्या। तो ये बार बार बाढ़ लाकर क्या करते हैं, असम के निवासियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेता रहता है। और फुसाल ने कितनी ही बार इसके भूगोल को बदला है, और फुसाल ने भी कितनी बार इसके भूगोल को बदला है। इसके नगर और कस्बे अधिकतर, मतलब असम प्रदेश की अधिकतर नगर और कस्बे कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नद के किनारे पर ही बसे हुए हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। वनों में साल, सागवान, सनीवर, महगनी, श्यामल, शीशम और बुला आदि अनेक प्रकार की कीमती लकड़ियाँ पाई जाती है। मतलब असम प्रदेश के वनों में बहुत सारे कीमती लकड़ियाँ पाई जाती है। बेत बहुत मिलती है। बाँस, केला, सुपारी और नारियल के पेड़ यहाँ अधिक है। तो बाँस के पेड़, केला, सुपारी आदि नारियल के पेड़ यहाँ अधिकतर मिलता है। केले के पेड़ यहाँ पर असाधारण रूप से लंबे और मोटे होते हैं। असम से अधिक जंगल भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो
क्या कहा है, असम से अधिक जंगल भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने वाला है। तो असम का प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने वाला है। एशिया में पेट्रोलियम का पहला कुआं इसी प्रदेश में माकुम स्थान पर 1867 में खोदा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये जानकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एशिया में पेट्रोलियम का पहला कुआं इसी प्रदेश में, मतलब असम प्रदेश में माकुम नामक स्थान पर 1867 को खोदा गया था। लखीमपुर और कसार में पेट्रोल तथा डिगबोई में केरोसिन तेल खूब निकलता है। तो लखीमपुर और कसार में पेट्रोल और डिगबोई में केरोसिन तेल खूब निकलता है। कोयल की खानें भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, मतलब कोयले की खदान भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसके गौरव का कारण है चाय। लेकिन असम की गौरव का कारण क्या है, चाय। देश भर में जितनी चाय पैदा होती है उसका आधा भाग असम में होता है। पूरी देश में जितनी चाय पैदा होती है उसका आधा भाग असम में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना तक ही डिस्कस करेंगे और लेसन 5 का जो क्वेश्चन आंसर है वो लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके आगे का जो डिस्कशन है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे।